आज की इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड की Q2 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल का गहराई से विश्लेषण। यह तिमाही कंपनी के लिए कई मायनों में अहम रही है, क्योंकि एक कमजोर Q1 के बाद कंपनी ने फिर से मजबूत वापसी करते हुए 20% की टॉप लाइन ग्रोथ, स्थिर मार्जिन और पूरे साल के लिए अपने गाइडेंस को दोहराया है। साथ ही अम्बेरनाथ फॉर्मुलेशन प्लांट, DSM के साथ CDMO प्रोजेक्ट, नया हाई प्योरिटी एनेस्थेटिक API, वे प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और GLP-1 फॉर्मुलेशंस जैसे कई नए ग्रोथ लेवल्स पर भी अच्छी प्रगति हुई है। इस वीडियो में हम न सिर्फ नतीजों पर, बल्कि मैनेजमेंट के फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्स पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉल की शुरुआत में चेयरमैन डॉक्टर सतीश वाघ ने बताया कि जैसा उन्होंने पिछले क्वार्टर में कहा था, Q1 को कंपनी ने एक तरह का अब्रेशन माना था, क्योंकि उस समय मॉड्यूली में डीबॉटलनेकिंग और मेंटेनेंस के कारण प्रोडक्शन पर असर आया था। Q2 FY26 में कंपनी ने उस गिरावट से उबरते हुए मजबूत रिकवरी दिखाई है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 20% ज्यादा और Q1 की तुलना में 38% अधिक है। यह ग्रोथ दिखाती है कि अंडरलाइंग डिमांड मजबूत है और प्रोडक्शन नॉर्मल होने के साथ कंपनी फिर से अपने ट्रैक पर लौट आई है। EBITDA इस तिमाही में 73 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 12% ज्यादा और सिक्वेंशियल आधार पर 41% ज्यादा है। EBITDA मार्जिन 36% पर रहा, जो मैनेजमेंट के 33 से 35% वाले गाइडेंस से भी ऊपर है। पैट 50 करोड़ रुपए रहा और पैट मार्जिन 25% पर स्थिर रहा। अगर हम H1 FY26 देखें तो रेवेन्यू 345 करोड़ रुपए, EBITDA 124 करोड़ और पैट 85 करोड़ रहा। H1 ग्रोथ सिर्फ 6% दिखती है, लेकिन इसका कारण वही कमजोर Q1 है। मैनेजमेंट का कहना है कि Q3 और Q4 में तेज ग्रोथ के साथ पूरे साल का लक्ष्य 20% प्लस तक पहुंच जाएगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल की एक बड़ी खासियत है कि इसकी 80% से ज्यादा बिक्री एक्सपोर्ट मार्केट्स से आती है। Q2 FY26 में लगभग 81% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया। साथ ही कंपनी की बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी लगातार मजबूत हो रही है। इस तिमाही में करीब 79% रेवेन्यू ऐसे प्रोडक्ट्स से आया जो पूरी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। फिलहाल 18 APIs पूरी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं और 3 और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो जोड़कर यह संख्या 21 हो जाएगी। इसका फायदा कंपनी को बेहतर कॉस्ट कंट्रोल, सप्लाई सिक्योरिटी और स्टेबल मार्जिन्स के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव यानी अम्बेरनाथ फैसिलिटी की। यह प्लांट कंपनी का फॉर्मुलेशंस और इनहेलेशन बिजनेस का हब होगा। डॉक्टर सलोनी वाघ ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि अम्बेरनाथ साइट पर वैलिडेशन कैंपेन्स शुरू हो चुके हैं और Q3 में इस प्लांट को कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। शुरुआती फेज में यहां से हाई प्योरिटी लिक्विड एनेस्थेटिक्स और ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशंस का प्रोडक्शन होगा। अभी कंपनी को इस फैसिलिटी के लिए GMP मिल चुका है, जिससे सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि के लिए दरवाजा खुल गया है। यूरोपियन यूनियन का ऑडिट अगली वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में और USFDA का ऑडिट उसके बाद होने की उम्मीद है। शुरुआती रेवेन्यू Q4 FY26 से सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स से आएगा, जबकि रेगुलेटेड मार्केट्स से मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन अगले 2-3 वर्षों में दिखाई देगा। CDMO और CMO बिजनेस कंपनी के लिए दूसरा बड़ा ग्रोथ इंजन है। DSM के साथ चल रहा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट अब कमर्शियल फेज में प्रवेश कर चुका है। यह प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में बनता है, एक फूड और फीड एप्लीकेशंस के लिए और दूसरा फार्मा एप्लीकेशंस के लिए। इस साल कंपनी को DSM प्रोजेक्ट से 25 से 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, जो मुख्यतः फूड सेगमेंट से आएगा, जबकि फुल पोटेंशियल करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास है, जो अगले साल से दिखने लगेगा, जब फार्मा कस्टमर्स भी अपनी वैलिडेशंस पूरी कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए जापानीज PMDA अप्रूवल, CEP और USDMF सभी मिल चुके हैं, यानी रेगुलेटरी रेडीनेस पूरी हो चुकी है और अब कस्टमर्स के साइट लेवल वैलिडेशंस चल रहे हैं। कॉल में एक और महत्वपूर्ण चर्चा हाई प्योरिटी एनेस्थेटिक API पर हुई, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह प्रोडक्ट लगभग $300 मिलियन के ग्लोबल मार्केट को टारगेट करता है और खास बात यह है कि अभी भारत में इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड GMP मैन्युफैक्चरर नहीं है। मार्केट मुख्य रूप से चाइनीज नॉन GMP प्लेयर्स के हाथ में है। सुप्रिया इस गैप को भरते हुए एक रेगुलेटेड,
हाई प्योरिटी सप्लायर के रूप में सामने आ रही है। अभी DMF और CEP फाइलिंग्स को कंपनी नवंबर के अंत तक पूरा करने वाली है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि इस प्रोडक्ट में उन्हें डिमांड की कमी नहीं है, बल्कि ग्राहक खुद चाइना से शिफ्ट होकर सुप्रिया जैसे रेगुलेटेड सप्लायर की ओर आना चाहते हैं, इसलिए यहां प्राइस वार की संभावना कम और मार्जिन्स अच्छे रहने की संभावना ज्यादा है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन प्रोजेक्ट की, जो न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव हेल्थ स्पेस में कंपनी का एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है। यहां कंपनी एक भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर एक एडवांस्ड वे प्रोटीन फॉर्मुलेशन पर काम कर रही है, जिसकी टेक्नोलॉजी US में पहले से प्रूवन है। हालांकि कस्टमर साइड पर फॉर्मुलेशन बदलाव और RD के कारण कमर्शियल सप्लाई में डिले हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले 1-2 महीनों में वॉल्यूम्स शुरू हो जाएंगे। प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 3000 टन प्रति वर्ष है और FY27 में लगभग 1000 टन के वॉल्यूम की संभावना बताई गई है, जबकि फुल पोटेंशियल FY28 के आसपास दिखेगा। कंपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल वे ही नहीं, बल्कि पी प्रोटीन और कोलेजन जैसे दूसरे प्रोटीन्स के लिए भी करना चाहती है और इसके लिए चाइना, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के ग्राहकों से चर्चा चल रही है। एक और फ्यूचर ओरिएंटेड क्षेत्र है GLP-1 इंजेक्शंस, जो ओबेसिटी और डायबिटीज केयर में ग्लोबल ब्लॉकबस्टर कैटेगरी बन चुका है। सुप्रिया इस स्पेस में API मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, बल्कि एक्सटर्नल API लेकर फिनिश्ड फॉर्मुलेशन पेन्स बनाएगी, खासकर उन मार्केट्स के लिए जहां पेटेंट रिस्ट्रिक्शंस कम हैं, जैसे रूस आदि। ये चर्चाएं अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि यह अपॉर्चुनिटी मार्जिन डाइल्यूटिव नहीं होगी, क्योंकि कंपनी हमेशा ब्लेंडेड EBITDA मार्जिन 33 से 35% के बीच रखने के लक्ष्य के साथ ही किसी प्रोजेक्ट में प्रवेश करती है। कंपनी के जियोग्राफिक मिक्स की बात करें तो निकट भविष्य में 70 से 80% रेवेन्यू यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे रेगुलेटेड और सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स से आने की उम्मीद है, जहां पर कंपनी पहले से एस्टैब्लिश्ड है। नॉर्थ अमेरिका अभी छोटा हिस्सा है, लेकिन नई DMF फाइलिंग्स और प्रोडक्ट लॉन्चेस के चलते FY27 से वहां कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा। क्योंकि सुप्रिया निश APIs पर फोकस करती है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइनीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हैं, कंपटीशन सीमित है और प्राइसिंग प्रेशर कंपैरेटिवली कम रहता है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि रेगुलेटेड मार्केट्स में उन्हें किसी मीनिंगफुल प्राइस इरोजन का सामना नहीं करना पड़ रहा और ओवरऑल रियलाइजेशन स्टेबल है। केपेक्स और बैलेंस शीट की बात करें तो H1 FY26 में कंपनी ने 42 करोड़ रुपए का केपेक्स किया, जिसका बल्क हिस्सा अंबेरनाथ प्लांट पर खर्च हुआ। पूरे साल के लिए केपेक्स गाइडेंस 80 से 90 करोड़ है, जिसमें अंबेरनाथ के अलावा लोटे साइट पर रीबो ब्लॉक और कुछ मेंटेनेंस केपेक्स शामिल है। CWIP करीब 172 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से 150 से 155 करोड़ रुपए अंबेरनाथ से जुड़े हैं। कंपनी ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उसे वर्किंग कैपिटल लिमिट्स प्रैक्टिकली उपयोग नहीं करनी पड़ी हैं, सिर्फ LC और बैंक गारंटी जैसी नॉन फंड सुविधाएं ली गई हैं, जो बैलेंस शीट की मजबूती दिखाता है। मार्जिन्स के सवाल पर मैनेजमेंट ने दो टूक कहा कि कंपनी मिड टर्म में 33 से 35% EBITDA मार्जिन बैंड पर ही गाइडेंस देना पसंद करेगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लार्जर बैच साइजेस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और रेगुलेटेड मार्केट्स से मिलने वाला प्रीमियम प्राइस ऑल मिलकर मार्जिन्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ हर साल नए लॉन्चेस सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स में लो बेस से स्केल अप होते हैं, जहां शुरू में मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं। फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस और अंबेरनाथ फैसिलिटी आने वाले वर्षों में ब्लेंडेड मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगे, मगर कंपनी कंजर्वेटिव रहकर 33 से 35% को ही सस्टेनेबल बैंड मानती है। अंत में आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ FY26 के लिए करीब 20% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ और 33 से 35% EBITDA मार्जिन की गाइडेंस दोहराई। Q1 का इम्पैक्ट अब काफी हद तक पीछे छूट चुका है, Q2 में रिकवरी दिख चुकी है और Q3 तथा Q4 में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ग्रोथ, नए लॉन्चेस, DSM तथा CDMO कॉन्ट्रैक्ट्स और अंबेरनाथ से इनिशियल रेवेन्यूज, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। FY27 तक कंपनी 1000 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू लक्ष्य की ओर बढ़ने का इरादा रखती है और करंट पाइपलाइन, रजिस्ट्रेशंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को देखते हुए मैनेजमेंट को अपने रास्ते पर पूरा भरोसा है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, यह पूरी वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है।
निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।